जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन के लिए। कतर 8th कंट्री बन गया है जहां यूपीआई, हमारा जो इंडिजिनस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो फुल्ली अडॉप्ट हो चुका है। कतर नेशनल बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल के माध्यम से अब क्यूआर पेमेंट्स लाइव है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं, बल्कि इंडिया के ग्लोबल फिनटेक फुटप्रिंट का एक बड़ा स्टेप है। और आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे अपडेट को कि किस तरह से ये भारत का जो ट्रेड है, भारत के ट्रेड रिलेशन है, एक्सपेक्ट कम्युनिटी है और ग्लोबल पेमेंट इकोसिस्टम है, उसको कैसे ये उसको इन्फ्लुएंस करेगा और कैसे हम इस पे पूरा और बढ़त होते हुए देखेंगे। उमेश जी हैं इस पूरे मामले पे काफी जानकारी रखते हैं और उनसे हम इसको विस्तार से समझेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। और अब जो यूपीआई है कतर जैसे इंटरनेशनल मार्केट में लाइव है, क्या ये इंडिया का जो ग्लोबल फिनटेक लीडर बनने का जो सपना है और जो भारत जिस राह पर चल रहा है, उसके लिए कितना अहम ये आप अपडेट देख रहे हैं? देखिए, सीधा मतलब है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो रहा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल जा रहा है। कतर जो है 8th कंट्री बन चुका है जहां जहां उन्होंने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। कतर नेशनल बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने करार किया है कि यहाँ से अगर इंडियन ट्रेवलर्स कतर जाते हैं, वो उधर क्यूआर कोड के स्कैनिंग के हिसाब से वो वहां पे जाके खर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे इनका रुपी डिडक्ट हो जाएगा। कतर में जो मर्चेंट्स है उनको कतरी रियाल में पेमेंट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट सिस्टम है तो बहुत आसानी हो जाएगी इंडिया के ट्रेवलर्स को। अभी देखिए, कतर 8वां कंट्री है। उसके अलावा भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई के अंदर ऑलरेडी ये सिस्टम चालू है, ऑपरेशनल है। अब देखिए, कतर एक तरह से गल्फ में सेकेंड नेशन है जिसने इसको चालू किया है। अंबर जी, इसके अंदर आप देखिए कि कतर के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ेगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा कि लोगों के बीच में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे। और इसी के अंदर जब बायलैटरल ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं और उसके अंदर अगर आप यूपीआई में कर रहे हो तो दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड, आप ये देखिए कि भारत अभी चाहता है कि उसका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबल हो जाए। अभी और 4 कंट्रीज के साथ बात की जा रही है, जिसमें थाईलैंड है, मलेशिया है, यूके है और ओमान है। इनके साथ भी मेरे ख्याल से ईयर एंड तक मोस्ट प्रोबेबली यूपीआई वहां पे भी चालू हो जाएगा। मालदीव्स है, ट्रिनिडाड एंड टोबैको है और मॉरिशस है। इनके साथ हमने इनिशियल एग्रीमेंट इस साल चालू किया है और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल 2026 में वहां पे भी चालू हो जाएगा। अभी सोचिए, 8 कंट्रीज में चालू है यूपीआई। और यूपीआई 20 बिलियन ट्रांजैक्शन करता है पर मंथ। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, वो यूपीआई करता है। सेकेंड, आप देखिए 25 लाख करोड़ का एक तरह से ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है। बहुत बड़ी बात है ये। इससे मतलब आप समझ लीजिए, जिससे जो ट्रांजैक्शन है सेकंड में पूरा होता है। इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। और भारत के जो लोग वहां पे जो काम करते हैं, अपना रेमिटेंसेस भेजते हैं, पहले वो डॉलर में भेजते थे। डॉलर में भेजने से उनको वहां पे कन्वर्शन चार्जेस लगता था, वापस डॉलर से रुपीज में वापस कन्वर्शन चार्जेस लगता था। वो बच जाएगा, इसमें छोटा सा चार्ज लगेगा। सेकेंड, आप ये देखेंगे कि जो पेमेंट है भारत के अंदर वो सेकेंड्स में मिल जाएगा, हो जाएगा। अंबर जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और कतर के अंदर अगर देखें तो भारत के बहुत सारे पर्यटक उधर जाते हैं। इससे जी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ यूपीआई हो रहा है। और जी एक तरह से भारत का जो रुतबा है, भारत का यूपीआई है, वो इंटरनेशनली स्विफ्ट को भी रिप्लेस कर सकता है एक दिन। देखिए, जी, मैं अभी हम यही सिर्फ सवाल उमेश जी आपसे करना भी चाह रही थी कि आपको क्या लगता है कि इस मूव से इंडियन जो डायस्पोरा है और बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होती हैं,
उसमें हम कोई मेजरेबल चेंज हम इसमें देखेंगे, और क्या जो ट्रेड और रेमिटेंसेस हैं उनका फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी सिर्फ रेमिटेंसेस पे कर रहे हैं। अभी हम जी। इनवॉइसिंग भी चालू करेंगे, इनवॉइसिंग भी चालू कर दिया है हम्म। रुपीस के अंदर। अब क्या है कि अगर हम यूपीआई के अंदर हमें सारे बैंक्स को जोड़ना पड़ेगा। आज भारत हम्म। अभी वो नेक्स्ट स्टेप करेगा जिसके अंदर हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रेमिटेंसेस, पर जो ट्रेड है हम्म। वो रुपीस में हमने सिर्फ अभी इनवॉइसिंग स्टार्ट की है। अब उसका जी। पेमेंट सिस्टम जो है वो रुपीस में कैसे करना है उसके लिए भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जिन कंट्रीज के साथ हमारा जो लोग रुपी पेमेंट जैसे अभी चालू हुआ है, उसकी उन लोगों के साथ अब कहीं न कहीं वहाँ की बैंक्स को हमको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। जितनी सारी ग्लोब बैंक्स हमारे यूपीआई के साथ जुड़ेगी, उससे ज़्यादा उसके बाद हम स्विफ्ट का अल्टरनेटिव भी बन सकते हैं। देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से भारत बहुत ही स्लो स्टेप्स ले रहा है। वो कभी भी पोज़ीशन नहीं कर रहा है कि जो ये यूपीआई है, स्विफ्ट को रिप्लेस कर देगा। ऑलरेडी हमारा सैंक्शंस अमेरिका हमारे ऊपर लगा चुका है। इसके लिए भारत बहुत स्लोली काम कर रहा है और इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो बहुत ही मतलब 2-3 महीने में एक ही कंट्री को ऐड करता जा रहा है। अभी एक और एक न्यूज़ आई है, पेरू और नामीबिया भी बोल रहे हैं कि हमको यूपीआई में हमको ऐड कर लो। तो भारत आप देखेंगे आज जो 8 कंट्रीज़ है, कम से कम नेक्स्ट ईयर तक मेरे हिसाब से एंड ऑफ 2026 शायद 25 कंट्रीज़ के साथ हमारा ये पेमेंट्स रेमिटेंसेस चालू हो जाएगा। इससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होने वाला है और सेकंड जो कन्वर्शन चार्जेस है, वो कम हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज की प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज की बचत होने वाली है। ये जी। देख लीजिए। उमेश जी, एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ जो ये पार्टनरशिप है, उससे क्या जो इंडिया है वो ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क्स में जो यूएस, चाइना जैसे प्लेयर्स हैं, उनको चैलेंज देने की स्थिति में है? देखिए, आइडिया तो वही है, पर आज की डेट में अभी भी हम बहुत स्लोली चल रहे हैं। हम्म। चाइना ने तो अपना क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम चालू कर दिया है। हम्म। 1700 बैंक्स उनके उन्होंने ऑनबोर्ड कर दिया। स्विफ्ट नेटवर्क के पास 12,000 बैंक्स हैं और अभी हम हम्म। जो काम कर रहे हैं, जो लोकल करेंसी में हम काम कर रहे हैं, वो एक तरह से ऑनबोर्डिंग ही कर रहे हैं। वहाँ पे भी जैसे रशिया की सेबर बैंक है, वो यूपीआई के साथ ऑनबोर्ड हो रही है। वैसे हम्म। हमें भी कम से कम बहुत जितनी भी कंट्रीज के साथ लोकल करेंसी में हम ट्रेड करेंगे, सारे बैंक्स ऑनबोर्ड होंगे। ऑनबोर्ड बनने के बाद एक क्रिटिकल मास आता है, अगर आपके पास 500 से 1000 बैंक हो जाते हैं, तो आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो कि आप डॉलर डिनोमिनेटेड जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, हम्म। उसके अपने आप को अपना सिस्टम को पोजीशन कर सकते हो एज़ एन अल्टरनेटिव। तो ये बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी सारी कंट्रीज़ वही कर रही है। चाइना भी अपना काम कर रहा है, यूरोज़ोन भी अपना काम कर रहा है। देखिए, इंटरनेशनल चीज़ बनाने के लिए आपको क्लियरिंग हाउस बनाना पड़ता है। एक तरह से क्रेडिट स्वैप एग्रीमेंट देने पड़ते हैं। एक तरह से आपको जो बोलते हैं कि इंटरेस्ट जो मतलब क्रेडिट लाइन्स भी देनी पड़ती है। तो जिससे क्या होता है, लोगों को एनकरेज करना पड़ता है कि वो आपकी करेंसी में ट्रांज़ैक्शन करें और बहुत सारी चाइना तो आप सॉफ्ट क्रेडिट भी देता है ये सब चीज़ों में। तो भारत भी धीरे-धीरे कर रहा है और आपने देखा होगा कि बजट के अंदर हमने बहुत सारे जो हमारे नेबर्स हैं, उनको हम सॉफ्ट क्रेडिट दे भी रहे हैं। मॉरिशस को भी अभी हमने कुछ $650 मिलियन डॉलर अभी हमने उनको सॉफ्ट क्रेडिट दिया है और बताया जाता है कि उनके साथ भी हम यूपीआई के अंदर ट्रांज़ैक्शन करेंगे कुछ दिनों में। और सेकंड एक और एक चीज़ है, अभी भारत जो भी एड दे रहा है, वो रुपए में दे रहा है, डॉलर में नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आपको भारत के साथ आके ही काम करना पड़ेगा। आप भारत क्या कर रहा है, दूसरी कंट्री को बोल रहा है कि $650 मिलियन डॉलर का वर्थ का आप मेरे साथ सॉफ्ट क्रेडिट ले सकते हो, थोड़ा-सा ग्रांट दे देता है। पर जो पहले ग्रांट्स होता था डॉलर में होता था, अब वो क्या हो रहा है रुपीस में कर रहा है भारत। तो ऑटोमेटिकली जब रुपीस उधर जाते हैं और भारत में वापस खर्च होंगे, तो एक तरह से भारत के लोगों की, भारत की इकोनॉमी को ही एक तरह से वापस आ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखिए, एक और एक चीज़ देखिए कि जब टूरिस्ट आते हैं इंडिया, अभी उनको बड़ा कैश लेके आने की ज़रूरत नहीं, सेफ्टी भी हो गई है
और इससे क्या है, टूरिज्म भी बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़े, ईज ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन अगर होगा, कन्वर्शन चार्जेस नहीं लगेगा, तो बहुत सारे टूरिस्ट इधर आएंगे। भारत की मुद्रा भारत के अंदर एक तरह से वो लोग स्पेंड करेंगे, जिससे भारत को भी फायदा होगा। ये आप जी देख लीजिए। जी उमेश जी, अब कतर के बाद हम और कौन सी कंट्रीज को अगले हम टारगेट लिस्ट में देख सकते हैं कि हमारे एजेंडा पर और कौन कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं? साथ ही साथ यूरोप और मिडिल ईस्ट में हम जो यूपीआई है उसका डोमिनेंस देख सकते हैं क्या आने वाले समय में? देखिए, जिन जिन कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, आप समझ जाइए वो सब कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही होगी। और अभी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, थाईलैंड है, मलेशिया है, यूके है और ओमान है, इन लोगों के साथ बातचीत चल रही है। और मोस्टली यूके और ओमान के साथ हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ओमान के साथ हम साइन करने वाले हैं। और बताया जाता है मालदीव है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, पेरू है, नामीबिया है, इन लोगों के साथ भी हम अपना यूपीआई वहां पे इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट भारत जो क्या कर रहा है, जो पेरू और नामीबिया में है, हम उनका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ही निर्माण करके दे रहे हैं। मतलब यूपीआई का जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, उसको रख के हम उधर का भी पेमेंट सिस्टम, हम भारत के जो स्टैक्स है उसको रख के हम डेवलप कर रहे हैं। एक तरह से बहुत इससे क्या होगा, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है। और अमर जी ये देखिए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होता है तो भारत का वर्चस्व भी बढ़ता है, लोग भारत का सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है। इसे एक तरह से आप देखिए कि हम अपनी करेंसी को पोजीशन कर रहे हैं और आगे जाके हमारा जो जीडीपी है अभी 4.2 ट्रिलियन है, 7% की अगर ग्रोथ रेट होती है तो 300 बिलियन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो ग्रोथ भी है। तो कहीं इससे आगे क्या होगा, हमारा जब ट्रेड बढ़ेगा तो रुपी के अंदर हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो भी बढ़े, वॉल्यूम बिल्कुल उसमें भी उमेश जी, बढ़े। जो आपने सॉफ्ट पावर की बात की, मैं उसी से रिलेटेड एक सवाल भी आपसे करने वाली थी कि वो ये कि इस अडॉप्शन के बाद क्या हम या फिर हम यूं कहें कि ये जो नया अडॉप्शन है, जिस तरह से यूआई अडॉप्ट कर रही हैं कंट्रीज, ये जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड है? और आपने भी कहा कि सॉफ्ट पावर की बात हो या फिर हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करें, उसमें कितना ये फायदा करेगी भारत के लिए? देखिए, भारत को अभी एक तरह से जो ये यूपीआई है, भारत क्या कर रहा है, इस वो दूसरे नेशंस में जाके, जो नेशंस ये यूपीआई डेवलप नहीं कर सकते, भारत ने ऑफर कर दिया कि हम आपके लिए डेवलप कर देंगे। अब क्या होगा, सेम का सेम सिस्टम जो भारत के अंदर चल रहा है, सेम का सेम सिस्टम उधर भी चलेगा। ट्रांजैक्शन चलेगा, भारत का स्टैक उधर लगेगा तो भारत की आईटी कंपनीज को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। और इससे क्या होगा, हमारी सर्विस इंडस्ट्री को ग्रोथ होगा। तो ये एक तरह से नया अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रहा है, जिसमें बाय प्रोवाइडिंग द सर्विस आप भारतीय कंपनीज जो है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो फिनटेक कंपनीज है, फिनटेक डेवलपमेंट में है, उनके लिए एक नया रास्ता खोल रहे हो। सेकेंड, आप ये देखिए कि भारत के अंदर अगर उनको क्यूआर सिस्टम सब एनेबल्ड अगर मिलता है, जो सर्विस मिलता है, इससे क्या होगा, कन्वर्शन कॉस्ट कम हो जाता है। कोई भी लोग भारत आ सकते हैं, ईज ऑफ मेकिंग पेमेंट वो अगर चालू हो जाए तो उन्हें कैश लेके आने की जरूरत नहीं है, भारत में आके आराम से रह सकते हैं, इनफैक्ट घूम सकते हैं, इनफैक्ट मन मर्जी चाहे जो भी खर्चा करना है वो कर सकते हैं, टूरिज्म बढ़ेगा। देखिए, सब चीज होता है कि आपको एक्सपीरियंस देना पड़ता है किसी आदमी को। अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो पीपल विल स्पेंड मोर। ये ये चीज ध्यान रख लीजिए। और कनेक्टिविटी तो भारत में अभी इम्प्रूव हो भी चुकी है। जी और उमेश जी। जी कम से जी कम जी आज की डेट में भारत में 40 करोड़ लोग, अराउंड 40 करोड़ लोग आर यूजिंग यूपीआई। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और एक तरह से सीमलेसली एक तरह से यूज हो रहा है, बिना कोई हिकअप से। जी उमेश जी, हम जो क्रॉस बॉर्डर फिनटेक रेगुलेशंस है, अगर उनकी बात करें तो जो भारतीय सरकार है या हमारी जो अथॉरिटीज हैं, वो इन रेगुलेशंस के लिए कितना तैयार है? देखिए, अभी तो एनपीसीआई इज अ नोडल एजेंसी, एनपीसीआई इंटरनेशनल, ये एक तरह से जो भी रूल्स एंड फ्रेमवर्क है ये बनाती है।
अभी एनपीसीआई क्या कर रहा है कि अभी खबर आई है 1-2 दिन पहले कि क्रेडिट फैसिलिटी वो प्रोवाइड करने वाला है। अगर ईएमआई पे अगर आप गुड्स लेना चाहते हो तो एनपीसीआई यूपीआई आप यूज करोगे तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देगा। अगर आपको क्रेडिट में लेना है तो वो क्रेडिट फैसिलिटी भी देगा, और जिससे कारण भारत के अंदर बहुत वाइड स्प्रेड अडॉप्शन होने वाला है। देखिए, कन्वर्शन कॉस्ट कम हो जाता है, लोगों को एक तरह से ईज ऑफ डूइंग थिंग्स हो जाता है। अभी आप वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड रखना है तो आपको उनका 16 डिजिट का नंबर रखना याद रखना पड़ता है, सीवीवी डालना पड़ता है, अपने एक्सपायरी पीरियड डालना पड़ता है, फिर ओटीपी आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूपीआई है, इससे क्या होगा, इसका जो यूसेज है वो बहुत सिंपल है, और इसके कारण आप देखेंगे इसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन भी होने वाला है। जी, बिल्कुल। और वर्ल्ड बैंक इस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स दे भी चुका है कि किस तरह से भारत का जो यूपीआई है वो ग्लोबली और फास्टेस्ट जो पेमेंट सिस्टम है वो है। कितने इनफैक्ट हम वैसे भी हम किसी भी अगर सर्विस की बात करें, किसी प्रोडक्ट की बात करें, हम खुद हमारा खुद का अपना सेल्फ कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि हमें किसी और की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फाइनेंशियल एक सिस्टम की जो बात हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम रुपी की डोमिनेंस की बात करते हैं या इनडायरेक्ट डी डॉलराइजेशन की बात होती है, वो एक अलग होता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि सभी जो बढ़ती हुई शक्तियां हैं वो अपनी करेंसी को में ट्रेड कर रहे हैं और अपना पेमेंट सिस्टम आगे बढ़ा रहे हैं। सब में भारत भी आगे बढ़ रहा है। और हम जो ट्रेड को लेकर बात करते हैं, हमारी आपने कहा कि जिन-जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रेड की बात चल रही है, उनके साथ हमारा यूपीआई को लेकर भी चल रहा है। तो जो मैंने यूरोप और मिडल ईस्ट को लेकर बात की थी, क्या आने वाले समय में ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि हम मिडल ईस्ट की बात करें या फिर यूरोप की बात करें, दोनों ही जगह हमारी ट्रेड को लेकर बातें चल रही हैं और बहुत जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें सामने भी आ रहे हैं। तो जो अमेरिकन और जो चाइनीज़ सिस्टम को लेकर मैंने सवाल किया था कि भारत उसे इसमें अपनी जगह बना चुका है, ये समझ सकते हैं? देखिए, भारत अभी एक तरह से स्टार्ट किया है। हुँ। चाइना हमसे कम से कम या बहुत हम यूँ आगे कहें भी। कि टाइमलाइन को लेकर अगर सवाल करें, क्योंकि चाइना नहीं, और यूएस से बात करना मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, चाइना ने अपना सीआईपीएस, क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम भी बना लिया है। चाइना ने एक तरह से 1700 बैंक्स को ऑनबोर्ड कर दिया है। आज हुँ, कम से कम मेरे ख्याल से कुछ बहुत ट्रिलियंस ऑफ यॉन का जो पेमेंट है वो अभी यॉन में हो रहा है। हुँ, चाइना ने एक तरह से सॉफ्ट क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट स्वैप लाइन्स बनाए हैं। भारत ने अभी स्टार्ट किया है, अभी सिर्फ रेमिटेंसेस पे स्टार्ट किया है, और ओके। कुछ नेशंस के साथ ही फुल्ली ऑपरेशनल है। चाइना ने हुँ, तो एम्ब्रिज प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लिया है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो उनका यॉन है उसको एक तरह से ट्रेड कर रहे हैं विद कोलैबोरेशन विद हांगकांग, यूएई एंड थाईलैंड। एम्ब्रिज प्रोजेक्ट के अंदर अगर ये पेमेंट करते हो तो सेकंड्स में काम हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो है, चाइना हमसे बहुत आगे है। आज की डेट में मेरा मानना है कम से कम 3 से 4 साल अभी आगे है, और भारत को उसमें बहुत काम करना ज़रूरी है। अभी क्या है कि सोच लीजिए, हमारी इकोनॉमी का स्केल भी इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना बड़ा सिस्टम कर सकें। जैसे-जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, जैसे-जैसे ज़रूरत होगी, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉज़ भी स्टडी करना पड़ता है, ट्रेड ट्रीटीज़ भी देखनी पड़ती है। बहुत सारा डिस्कशन होता है बिफोर ऑपरेशनलाइजिंग पेमेंट इन लोकल करेंसीज़, ट्रेड सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। इनफैक्ट अब देखिए कि यूपीआई जब से यूज़ हुआ है, बताया जाता है कि डिजिटल गोल्ड का परचेज़िंग 95% बढ़ चुका है। मतलब भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा अडॉप्शन हो चुका है। लोग कैश गिनना भूल चुके हैं, और जहाँ पे भी जाते हैं आपने देखा है कि मैक्रोन को जब जयपुर लेके गए थे मोदी जी, तो वहाँ पे भी उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करवाया था। तो ये सब समझने वाली बात है कि जो डेमोंस्ट्रेशन है, एवरीबॉडी हैज़ स्टेटेड कि यूपीआई जैसा सिस्टम अमेरिका में भी नहीं है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए, एनपीसीआई जो है यूपीआई को
फ्यूचर में स्विफ्ट को ऑल्टरनेटिव बना देगी, पर टाइम लगेगा। अभी एक तरह से हमें चुपचाप काम करने की जरूरत है, और मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर जब अडॉप्शन ज्यादा होगा, कुछ दिनों में अमेरिका भी अडॉप्ट करेगा, पक्का होने वाला है। आप देख लीजिए, उनको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब देखते हैं कि वो दिन कब आता है। आज कतर की बात कर रहे हैं और वो दिन आएगा कि हम ये बात करेंगे कि यूएस ने यूपीआई अडॉप्ट कर लिया। ये भी एक खबर होगी। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी खबर पे हमारे साथ आने के लिए, और आपने अहम पॉइंट्स हमारे साथ इस चर्चा में साझा किए। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।